नमस्कार, स्वागत आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं लाइव डीटीएच पर, पीएम ई विद्या पर। और इस सेशन में हम कक्षा 9 के क्लास 9 के बच्चों के लिए साइंस का सब्जेक्ट लेकर आए हैं। और दोस्तों, हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो बहुत ही रिलेटेड है। और क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम है तो ऐसे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आपको हम ये जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल बता दें। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और डिटेल में आपकी जो शंकाएं हैं या आपके जो डाउट्स हैं वो हमारी आज की एक्सपर्ट यहाँ पर स्टूडियो में, लाइव स्टूडियो में आपके सवालों का जवाब देंगी, आपके कह सकते हैं डाउट्स को क्लियर करेंगी। और इस सेशन में जिसका सानिध्य आपको मिलेगा, जो आपको गाइड करने वाली हैं, उनका परिचय आप सभी से कराते हैं। हमारे साथ सोनिका सरन मैम है, जो कि पीजीटी फिजिक्स हैं। मैम, आपको बहुत स्वागत है आज के सेशन में। नमस्कार। धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सभी कार्यक्रम इंटरैक्टिव होते हैं, तो छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाए। आपकी अगर कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई डाउट है जो आप हमारी एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 8800 440 559। और साथ ही साथ ईमेल एड्रेस भी आप जानते ही होंगे। आप लगातार हमारे सेशंस देखते हैं और कनेक्टेड रहते हैं पीएम ई विद्या के साथ। तो आप ईमेल एड्रेस नोट करें dth.class9@ciet.nic.in। तो इस इंटरैक्टिव लाइव सेशन में हमारे साथ बने रहिए और समझिए वर्क, एनर्जी और पावर का जो कॉम्बिनेशन है, इसका फिज़िक्स किस तरह से इसको एक्सप्लेन करता है इन चीज़ों को। और ये कहीं ना कहीं डेली लाइफ में आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे। और जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप इन चीज़ों को थॉरोली स्टडी कर रहे हैं, तो डेली लाइफ में इन चीज़ों का जो रिलेशन है हर दिन की दिनचर्या से, उससे आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो सबसे जो पहला सवाल है, मैम, आप क्या आज के इस सेशन में कवर करने वाली हैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले के सेशंस में हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर कि हमने पढ़ा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाता है। तो उसी से आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे, जब फोर्स लगाया जाता है तो जो वर्क होता है और उसमें किस प्रकार एनर्जी कंजर्व होती है, वो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि सीक्वेंस है, इसमें दिख रहा है कि वर्क, सबसे पहले व्हाट इज़ वर्क, देन एनर्जी, देन टाइप्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर इन डेली लाइफ। ये हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज़ वर्क? जैसे कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं आपको वर्क के बारे में समझा रही हूँ, आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अस हम काम कर रहे हैं। बट इन साइंस वर्क तभी माना जाता है जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊंगी और जब उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हम कहेंगे कि वर्क है। सो डेफिनेशन ऑफ वर्क विल बी, वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है और उस ऑब्जेक्ट में मोशन आ गया है, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ उसी डायरेक्शन में अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन वी विल से दैट वर्क इज़ डन। सो फॉर्मूला ऑफ द वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर हम फोर्स जिसकी बात कर रहे हैं वो कि लीनियर डायरेक्शन में फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर लीनियर डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी लीनियर ही होगा। तो यहाँ पर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। सो वर्क विल बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और उसकी यूनिट है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन्स है, और जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट हमारी मीटर होती है। सो द यूनिट ऑफ वर्क विल बी यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ डिस्टेंस, विच विल बी न्यूटन इंटू मीटर, दैट विल गिव यू जूल। अब इन साइंस, अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो इन साइंस इसे वर्क नहीं माना जाता। साइंस में वर्क तभी माना जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स एंड व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन ओनली द वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अ बॉक्स, किसी बॉक्स को पुश करना, और बॉक्स में को मैं फोर्स लगा रही हूँ, पुश कर रही हूँ पीछे से, और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, देन वर्क इज़ डन। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, अगर मैं किसी डोर को पुश कर रही हूँ और जिस डायरेक्शन से मैं फोर्स लगा रही हूँ और उसी दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी दिशा में वो मूव कर रहा है,
देन ओनली द वर्क इज़ डन। मैं वॉक कर रही हूँ और लिफ्टिंग अ रॉक, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा रही हूँ देन आई एम डूइंग वर्क। सो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क। नाउ इन दिस स्लाइड आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो कि कैसे कैसे फोर्स लग रहा है और कैसे जो है डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला फर्स्ट फिगर अगर हम देखें, ये वाला फिगर अगर हम देखें तो एक लेबरर है जो एक ट्रॉली को जो है पुश कर रहा है पीछे से, फोर्स F लगा रहा है और उस फोर्स F लगाने के कारण उसमें एक डिस्प्लेसमेंट D हो रहा है। सो द वर्क, टोटल वर्क विल बी डन, द अमाउंट ऑफ फोर्स which is required to move that trolley and the displacement produced in the direction of the force, that will be the total work done. Similarly in the next figure एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, A पोजीशन पर स्टेशनरी है, उस पर मैं पीछे से फोर्स F लगा रही हूँ और मेरे फोर्स लगाने से उसी डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए वो डिस्प्लेसमेंट जो है S है, हम इसको S से डिनोट कर रहे हैं और वो अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुँच गया है। सो द टोटल वर्क डन इज़ F इंटू एस। यहाँ से आप ये समझ रहे हैं कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट में मेरे फोर्स लगाने पर अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो इन साइंस हम कहेंगे कि वर्क डन इज़ ज़ीरो, वर्क डन नहीं होगा वहाँ पर। जैसे थर्ड फिगर में आप देख लीजिए, अभी जो वर्क डन होता है ये 3 प्रकार का होता है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड ज़ीरो वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन तब होगा जब जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ बोथ द applied force and the direction of the displacement of the motion of the object is same, then we say that the work done is positive. Secondly, negative work done कब होगा? एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें फोर्स एक दिशा में लग रहा है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन दैट कंडीशन वी से दैट द नेगेटिव वर्क डन इज़ डन। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज़ को अगेंस्ट ग्रेविटी अगर मैं उठा रही हूँ तो मेरे को उसको उठाने में मैं उसको ग्राउंड लेवल से ऊपर तक लेकर आ रही हूँ तो उसने कुछ सर्टन हाइट कवर करी है लेकिन उस पर कॉन्स्टेंटली एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की दिशा में लगता है हमेशा। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है दैट इज़ डाउन टुवर्ड्स द अर्थ और जो मोशन है उसका वो ऊपर की दिशा में हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के ही डायरेक्शन विपरीत हैं जिसके कारण जो यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव वर्क डन। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, अगर बॉल ऊपर जा रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की तरफ खींचना है, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव इन दैट केस एंड here the work done is positive when the ball is coming back towards the ground. बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ग्रेविटेशनल फोर्स की दिशा में ही है, सो द वर्क डन विल बी पॉजिटिव हियर। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो मेरा लीनियर डायरेक्शन में है, जिस दिशा में मैं फोर्स लगा रही हूँ और उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बट इन दिस पर्टिकुलर फिगर यू कैन सी दैट यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक आदमी बॉक्स को जो है फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज़ ओब्लिक, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल। तो जितना वो फोर्स लगा रहा है वो सारा फोर्स ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को खींचने में, उसका एक कंपोनेंट जो है वो यूटिलाइज हो रहा है और वो जो कंपोनेंट जो ग्राउंड के पैरेलल है दैट इज़ एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा कंपोनेंट यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिस दिशा उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमको फोर्स का वही कंपोनेंट लेना है जिस दिशा में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क विल बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड द डायरेक्शन इज एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो इस पर्टिकुलर फिगर में ये वाला जो फिगर है, इस फिगर में जो फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के पैरेलल है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन होगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो ये जो कॉस थीटा है ये आप आगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि आप आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि फोर्स आपका सीधे ही लगे, फोर्स आपका ओब्लिकली भी लग सकता है जी। सो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर भी आप देख लीजिए पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन बताया गया है। पॉजिटिव वर्क डन में जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन है और जो नेगेटिव वर्क डन है उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ज़ीरो वर्क डन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक तो टाइप्स ऑफ फोर्स वर्क डन में एक पॉजिटिव वर्क डन होता है, एक नेगेटिव वर्क डन होता है, एक ज़ीरो वर्क डन भी होता है।
सो जीरो वर्क डन मीन्स अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं कंटिन्यूसली फॉर सेवरल आवर्स मैं कुछ लिख रही हूँ, कुछ मेंटल वर्क कर रही हूँ, तो इन साइंस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्क, क्योंकि साइंस में वर्क तभी होगा व्हेन आई एम डिस्प्लेस्ड फ्रॉम माई पोजीशन, जब मेरे में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेरे पर फोर्स लग रहा है, तभी जो है वर्क डन माना जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर फिगर यू कैन सी दैट अ मैन इज पुशिंग द वॉल, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट से जो है अपनी मसल्स का यूज़ करके वो वॉल को पुश कर रहा है, लेकिन साइंस में यहाँ पर उस साइंस में अकॉर्डिंग टू साइंस ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ डूइंग वर्क। उसकी जो मसल्स वो टेंस हो रही हैं और में स्ट्रेन आ रहा है, ब्लड इज़ फ्लोइंग रैपिडली एंड ऑल दैट, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइंस और इन फिजिक्स नो वर्क इज़ डन बिकॉज वॉल इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, वॉल अपने स्थान पर स्थिर है, इट इज़ स्टेशनरी, सो नो वर्क इज़ डन हेयर। सिमिलरली इन द नेक्स्ट फिगर यहाँ पर जो पर्सन इज पुलिंग द वेट्स, वेट को लिफ्ट कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, बट द वेट्स आर नॉट मूविंग, सो ही इज स्टेशनरी एंड अकॉर्डिंग टू साइंस नो वर्क इज डन बिकॉज ही इज नॉट मूविंग विद द वेट्स। राइट। नाउ आफ्टर वर्क, अब हम वर्क डन जो करते हैं, वी ऑल डू वर्क, लेकिन हम वर्क कैसे करते हैं, हाउ कैन वी डू द वर्क? जब तक हमारे अंदर एनर्जी है तभी हम वर्क कर पाएंगे। सो हाउ कैन वी डिफाइन एनर्जी? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। इफ़ यू हैव एनर्जी देन यू कैन डू वर्क। अगर आप में एनर्जी नहीं है आप वर्क नहीं कर सकते। और वो जो एनर्जी है आपके अंदर कैसे आती है? दैट एनर्जी कम्स टू यू बाय द फूड यू ईट। वो जो फूड है आप खाते हैं उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। सो दैट केमिकल एनर्जी gives you the capacity to do work. You have energy, you have stored energy in your body and then you can do work. Now there are different forms of energy: kinetic energy, potential energy, thermal energy, chemical energy, electric, elastic potential energy, gravitational energy, light energy, solar energy, wind energy. These are different forms of energy. और अभी इसके दो स्लाइड पीछे मैंने आपको बताया था कि जो वर्क है, वर्क एंड एनर्जी आर both have same units because we require energy to do work। और हम काम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास एनर्जी है। वी हैव एनर्जी, जितना हमारे पास एनर्जी है हम उतना ही काम कर पाएंगे। तो बोथ हैव सेम यूनिट्स। जो वर्क की यूनिट थी दैट वाज न्यूटन मीटर, सिमिलरली द यूनिट ऑफ एनर्जी विल ऑल्सो बी जूल्स बिकॉज न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई मीटर इज जूल्स। एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने आपको बताया काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर हम इसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी में दो प्रकार के टाइप्स की ही बात करेंगे आज, विच इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग कार, कोई कार मूव कर रही है, सो इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। उस कार का अपना कोई मास है और इट इज़ मूविंग विद सर्टन वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी के कारण उसमें एक एनर्जी है बिकॉज इट इज़ मूविंग, इट इज़ इन मोशन। तो बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इट पोजेसेस सम एनर्जी विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। So in physics, the kinetic energy of an object is the form of energy that it possesses due to its motion. As energy की units आपकी जूल है, similarly जो kinetic energy है उसकी यूनिट भी आपकी जूल्स होगी। जितनी भी एनर्जी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी है, उसका जो यूनिट है जिसको हम उसमें मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल्स। इसका फॉर्मूला है जिसका अभी हम आगे डेरिवेशन डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अ कार इज मूविंग विद सर्टन वेलोसिटी, उसका मास m है और वो v स्पीड से मूव कर रही है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वेलोसिटी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। सो मैम एक सवाल लेना चाहूँगा मैं यहाँ पे, विच वुड बी हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑन एन ऑब्जेक्ट डबलिंग द मास और डबलिंग द वेलोसिटी? ओके, तो आपका सवाल ये है कि काइनेटिक एनर्जी पर किसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दें या हम उसकी वेलोसिटी को डबल कर दें। तो जैसे कि आप प्रीवियस स्लाइड में देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो v है, जो वेलोसिटी कॉम्पोनेंट है, जो वेलोसिटी है उसकी, यहाँ पर उसका स्क्वायर है। मतलब अगर आप मास को अगर आप ट्वाइस कर रहे हैं और अगर वेलोसिटी को भी ट्वाइस कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पर होल स्क्वायर है तो वेलोसिटी उसकी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी बिकॉज देयर इज होल स्क्वायर। तो वेलोसिटी का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा व्हेन ऑन द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज देयर इज अ होल स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी इन्वॉल्व्ड। राइट।
ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देख रहे हैं बहुत सारे फिगर्स हैं. एन एयरप्लेन फ्लाइंग, अ वुमेन साइकिलिंग, कार मूविंग, अ बॉय इज किकिंग अ बॉल एंड अ बॉय स्केटबोर्डिंग, विंड मिल रोटेटिंग. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब आपके काइनेटिक एनर्जी के हैं. इन सारे एग्जाम्पल्स में जो ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं विद सर्टेन वेलोसिटी, दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. और जब ये ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, देन दे हैव द कैपेसिटी टू डू वर्क. फॉर एग्जाम्पल विंड इज ब्लोइंग विद हाई स्पीड, तो उस विंड की कैपेसिटी है कि दैट कैन अप्रूट द ट्रीज. कोई हैमर है जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसमें जो आप वो उसकी क्या कैपेसिटी है कि वो नेल को बोर्ड के अंदर फिक्स कर सकती है. तो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स. कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई एनर्जी पोजेस करता है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, तो दैट काइनेटिक एनर्जी हैज़ द कैपेसिटी टू डू सम वर्क. गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. एज आई ऑलरेडी मैंशन कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ mv². तो यहाँ पर हमने उसका एक्सप्रेशन डिराइव करा है. जैसे हम देखते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट पर जब F फोर्स लगाया जाता है और वो S डिस्टेंस कवर करता है, तो जो फॉर्मूला वर्क डन का होगा दैट विल बी F इंटू एस. गोइंग बैक टू द चैप्टर जहाँ पर हमने फोर्स हमने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, फोर्स वॉज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये इक्वेशन मैंने यूज़ करी है, ये इक्वेशन मैंने यूज़ करी है यहाँ पर. थर्ड इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए. F इज इक्वल टू एम ए इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है. F इज इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और जो ए है वो उस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है. एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस v² माइनस u² बाई 2a, जो वर्क डन हमारी इक्वेशन है F इंटू एस. वहाँ पर अगर मैं फोर्स की वैल्यू पुट कर दूंगी विच इज़ ma, और s की वैल्यू जो मैंने इक्वेशन 2 में लिखी हुई है v² माइनस u² बाई 2a, अगर मैं इसको इन दोनों इक्वेशंस को 2 और 3 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा. दैट विल बी हाफ mv² माइनस u², विच इक्वेशन इज रिटन ऑन द टॉप. तो u क्या है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है जिस पर वो चल रहा था, मूव कर रहा था. देन यू अप्लाइड सम फोर्स ऑन इट, आपने कुछ काम करा उस पर जिसके कारण उसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो गई. तो टोटल वर्क डन जो आपको उस पर करना पड़ा, फॉर एग्जांपल कोई कार है जो u स्पीड से बढ़ रही है, उसके बाद आपको उसको एक्सेलरेट कराया, आपने उस पर काम करा, देन इट एक्वायर्ड अ वेलोसिटी v. तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, जो इनिशियल वर्क डन था और जो फाइनल वर्क डन था, उस केस में हमारा जो टोटल वर्क डन था दैट विल बी v² माइनस u². और अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है देन टोटल वर्क डन विल बी हाफ mv². एंड टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जितना आपने वर्क डन करा उतने ही उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी. सो दैट इज हाफ mv². सो दिस वॉज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी. एंड देन कमिंग नाउ टू द पोटेंशियल एनर्जी. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि काइनेटिक एनर्जी दो प्रकार की होती है. आपकी एनर्जी दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. तो काइनेटिक तो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण वो पोजेस करता है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में होती है दैट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट, या उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है. फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ग्राउंड के ऊपर उठा रही हूँ, मैं उस पर वर्क डन कर रही हूँ, तो ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाने में मुझे उस पर कितना काम करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग दैट विल बी इक्वल टू इट्स वेट. तो उसका वेट कितना होगा जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, दैट विल बी फोर्स एंड दैट इज mg एंड मल्टीप्लाइड बाय h. h क्या है, वो डिस्टेंस है जो ऊपर उसने हाइट उसने कवर करी है. इन फिगर्स में आप देख सकते हैं, इन द फर्स्ट फिगर कोई ऑब्जेक्ट को जो है मैं हाइट h हाइट पर लेकर आई हूँ, तो टोटल वर्क डन बाय मी ऑन दैट ऑब्जेक्ट, मैंने उस पर काम करा, कितना काम करा, दैट इज mgh. एंड टोटल एनर्जी विल बी mgh और पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh विच इज स्टोर्ड इन इट अकॉर्डिंग टू माई वर्क डन. सेकेंड फिगर जो है आप देख लीजिए, एक बो एंड एरो है. फर्स्ट केस में जो एरो है वो बो के बाहर है, एंड देन सेकेंड फिगर में जो एरो है वो बो के अंदर फिक्स है, और वो जो बो का जो थ्रेड है दैट इज वो स्ट्रेच करा हुआ है. तो यहाँ पर मैंने काम करा है उस पर, और बो की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गया है, और जो मैंने उस पर काम करा है वो उसमें एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया है. अब वो पोटेंशियल एनर्जी जब वो बो
को मैं रिलीज करूंगी तो वो जो एनर्जी स्टोर थी उससे काम होगा, और क्या काम होगा कि that arrow will hit the target. So these are the various examples of the potential energy. तो ये एक्सप्रेशन की बात तो मैं कर ही चुकी हूँ. टोटल वर्क डन जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाने में करते हैं, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होती है, दैट इज mgh, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, विच इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. जो अर्थ पर जो है, अर्थ के कारण जो ऑब्जेक्ट पर कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है जो कि mg है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर, दैट विल बी इक्वल टू mgh. So this was all about the kinetic energy and the potential energy, and in next class we will study about the transformation of these energies. Thank you. जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी की भी बात आपने की ही, और आपने शुरुआत में ही बताया हमारे दर्शकों को कि इस सेशन को इस टॉपिक को, जिसमें वर्क, पावर और एनर्जी तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसको आप 2 पार्ट में कवर करने जा रहे हैं. तो नेक्स्ट पार्ट में आप क्या नेक्स्ट पार्ट में आज मैंने आपको फोर्स और वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बाद बताया, लेकिन जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है. एनर्जी की बस फॉर्म चेंज होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड ऑब्जेक्ट में वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज पावर. पावर के बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे. जी, तो जो आज के इस सेशन में चीज़ें रह गई हैं वो नेक्स्ट सेशन में आप ज़रूर समझ पाएंगे, और मुझे लगता है कि मैम ने जिस तरह से फार्मूला के साथ में और एग्जांपल्स के साथ में जो फिगर्स के साथ आपको डिस्प्ले किया है यहाँ प्रेजेंटेशन में, उससे आपने वर्क और एनर्जी, पावर, जिसमें वर्क और एनर्जी को आपने समझ लिया होगा. पावर के बारे में नेक्स्ट सेशन में अच्छे ढंग से समझ पाएंगे. जी, तो अभी के लिए फ़िलहाल इस सत्र में इतनी ही जानकारी, और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारी आज की एक्सपर्ट का, सोनिका सरन मैम का, जो हमारे साथ जुड़ी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों से, हमारे छात्रों से इस तरह से डिटेल में आपने बात करी. और आप जानते हैं कि पीएम विद्या चैनलों पर लगातार लाइव सेशंस का सिलसिला और तमाम ज्ञान और शिक्षा के कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत इसी तरह से जारी रहता है, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें, आप उससे लाभान्वित हो सकें. और जब एग्ज़ाम्स के समय बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं तो ये सेशंस आप सभी के लिए बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो ज़रूर आप हमारे सेशंस देखते रहिए. अब से थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लास 9th के उर्दू के बच्चों के लिए एक टॉपिक, और चैप्टर का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी. 2:30 पर ये कार्यक्रम होगा. और 3 बजे हम क्लास 10th के मैथ्स के बच्चों के लिए लेकर आएंगे. सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा, और इसमें विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा मल्टीपल चॉइसेस, असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी. तो एग्ज़ाम्स के समय जिस तरह से आपको रिवीजन की आवश्यकता होती है, कोशिश NCERT के PME विद्या चैनलों पर होती है, कार्यक्रमों को उसी तरह से बनाया जाए, उसी तरह से शेड्यूल किया जाए. और अगला सत्र होगा 3:30 पर, जिसमें क्लास 10th के बच्चों का होगा, सोशल साइंस का. इसमें और एनवायरनमेंट पर बात होगी. वेबिनार होगा 4 बजे, और 5 बजे सहयोग सेशन में हम आपके लिए बात करेंगे प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस थ्रू सेल्फ टॉक. अपने आप से बात करके कैसे आप सेल्फ अवेयरनेस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, जो आपकी कह सकते हैं स्टडी में और आपके एकेडमिक प्रोसीजर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है. तो लगातार इन सभी कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ बने रहिए. और आज के जो सत्र के अंत में 5:30 पर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, नीपा का. उसके अंतर्गत हम बात करेंगे स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई. तो स्कूलों में किस तरह से स्कूल लीडर्स किस तरह से एफर्ट्स करते हैं, और कैसे स्कूल ट्रांसफॉर्म होते हैं, और एजुकेशन के नए तरीके, कई इनोवेटिव तरीके डेवलप किए जाते हैं, जो कह सकते हैं बाकी स्कूलों के लिए एग्जाम्पल्स बनते हैं. तो इस कार्यक्रम में भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा लगातार. अभी के लिए फ़िलहाल अनुमति दीजिए, लेकिन आप PME विद्या पर लगातार बने रहिए. धन्यवाद, नमस्कार.